हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित हो चुका है और हमारी राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिए हैं। लेकिन जब उसको साइन कर दिया, ये उसका गजेट नोटिफिकेशन भी है ना, जो एज इट इज सरकार का है वो अपन ने इसमें उठाया है। लेकिन उसको पारित होने के बाद कहा यह गया था कि सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो अपना राजपत्र है, गजट है, उसमें अधिसूचना जारी करेगी और यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार अपने राजपत्र में डेट डालेगी, उस तारीख से लागू हो जाएगा, है ना। उसके बाद में ये जो अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम या वुमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल जो सीट्स है उनमें दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट है, कुछ फैक्चुअल सवाल भी करेंगे। 106वां, कितने नंबर का? 106वां है ये पॉलिटिकल संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि जो पॉलिटिकल जो अपनी सांसद की सीटें हैं उनका नंबर अगर बदलना है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन, और यह संशोधन किया गया 106 नंबर का। अब इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, महिलाओं को किसमें, लोकसभा में, दूसरा राज्यों की विधानसभा में, और तीसरा दिल्ली की विधानसभा में। लोकसभा के एमपी, राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए और दिल्ली के एमएलए, इनको अगर 100% माना जाए तो 33% जो सीटें होंगी वो किसके लिए रिजर्व की जाएंगी इस अधिनियम के हिसाब से, महिलाओं के लिए। अब ध्यान रखें इसमें किसका नाम नहीं आया, राज्यसभा, और दूसरा लोकसभा का तो नाम आया है, किसका नाम नहीं आया? राज्यसभा में भी एमपी होते हैं, क्या वहां पर जो एमपी आएंगे उनके लिए भी यह अधिनियम लागू होगा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए? दूसरा, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो क्या विधान परिषद में भी लागू होगा? 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की विधानसभा के लिए, तो क्या ये पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर वाली विधानसभाओं के लिए भी नहीं होगा? 3 ही नाम याद रखने इसके लिए, कौन? लोकसभा, दिल्ली की विधानसभा, है ना। तो इनके लिए 1/3 सीटें, मतलब 1/3 सीटें जो वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए इसका लाया गया था। आई बात समझ में? अगली बात, जो लोकसभा और राज्यसभाओं में पहले से एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, उन एससी एसटी जो सीटें आरक्षित हैं उनमें भी 33% आरक्षण। सपोज हम बात करें पहले 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 20% सीटें एससी और एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो इन 20 सीटों में भी 33% किसका रिजर्वेशन होगा, महिलाओं का। आई बात समझ? इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है, क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। आई बात समझ में? तो महिलाओं के लिए एससी एसटी वाले वर्ग में भी 33% लागू होगा। अब अगला अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में चेंज किया गया, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया। तो इसके लिए आर्टिकल 4-5 अपने को याद करने। सबसे पहले अपने को याद करना आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 में के तहत 330 में एक क्लॉज जोड़ा गया 330A। इसके द्वारा अपनी जो केंद्रीय विधायिका मतलब लोकसभा, उसमें 33% आरक्षण की बात हुई। तो लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कौन सा आर्टिकल, 330A। राज्यों की विधानसभाओं के लिए 332A और दिल्ली एनसीआर के लिए 239AA और उसके आगे दूसरा बी क्लोज, है ना। तो ये लगातार जो है वो पहले से 239AA और उसमें दूसरा क्लोज का बी, उसके अंदर संविधान संशोधन से महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो 3 आर्टिकल कौन से, सेंटर के लिए 330A, स्टेट के लिए 332A और दिल्ली एनसीआर के लिए 239AA और उसका दूसरा बी क्लोज। आई बात समझ? उसके बाद आगे की बात अपन देखें। अनुच्छेद 334A जो है वो ये कहता है कि शुरुआत में यह आरक्षण 15 साल के लिए दिया जाएगा। अगर 15 साल में महिलाओं की पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो जाती है तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और 15 साल बाद भी अगर संसद को ऐसा लगता है कि नहीं अभी मजबूती नहीं आई है, अभी इस समय को और बढ़ाना चाहिए, तो वो आगे बढ़ा देंगे। जैसे एससी एसटी आरक्षण को हर बार बढ़ाया जाता है इसी तरीके से आगे, ठीक वैसे भी सनसेट क्लोज बोलते हैं इसको। तो इसको 15 साल की अवधि के लिए रखा गया और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
तो जो संसद के द्वारा तय किया गया उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसको लागू करने के लिए कहा गया कि भाई महिलाओं को ये जो 33% आरक्षण देना है वो किस आधार पर देना है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अपने पार्लियामेंट में क्या होती है? एमपी की सीटें तय होती है। और ये जो एमपी की कितनी सीटें हैं उनका निर्धारण होता है परिसीमन से, डीलिमिटेशन से। जब जनगणना होती है उसके जस्ट बाद में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है और वो डीलिमिटेशन कमीशन पूरे भारत में सभी राज्यों में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एमपी की सीट जो है वो तय करता है कि नहीं करता है? मान लो पूरे भारत में अपनी 100 करोड़ जनसंख्या है। अब 100 करोड़ जनसंख्या के आधार पर अपने को एमपी चुनने हैं। अब पूरी जनसंख्या में 15 लाख पर एक एमपी हो, यह व्यवस्था करेंगे तो इससे क्या होगा? प्रत्येक जगह के वोटर का जो पावर होगा, वैल्यू होगा, वो एक समान होगा, है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो कि भाई तमिलनाडु के एमपी तो 7 लाख वोटर चुनते हैं और यूपी के जो है वो 15 लाख वोटर एक एमपी चुनते हैं, तो किसका वोट का मूल्य ज्यादा मजबूत हो जाएगा? तमिलनाडु के। यानी कि तमिलनाडु के 7 लाख लोग अगर एक एमपी चुनेंगे और यूपी के 15 लाख लोग एक एमपी चुनेंगे तो ज्यादा, यानी कि जस्ट डबल पावर हो जाएगा किसके लोगों के वोट का? तमिलनाडु का। इसलिए पूरे भारत में जो एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है उनमें जनसंख्या का रेशियो लगभग समान रखा जाता है ताकि सभी के वोट का या मत का मूल्य एक समान हो। और उसके लिए क्या किया जाता है? डीलिमिटेशन, परिसीमन। तो इसके लिए भी यही कहा कि यह जो महिला जो शक्ति वाला जो रिजर्वेशन वाला बिल है, इसके लिए जनगणना जो सेंसस के डाटा के प्रकाशन के बाद में यह आरक्षण प्रभावित किया जाएगा ताकि डीलिमिटेशन हो और उस प्रोपोर्शन में जो वो एमपी की संख्या में इसको लागू किया जा सके 33%। दूसरा जो है वो महिला, ये वाली जो बात अपन ने की, जनगणना के आधार पर महिलाओं का जो 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके लिए डीलिमिटेशन जो है वो किया जाएगा और डीलिमिटेशन में जितनी सीटें बनेंगी, सपोज अभी 543 है और डीलिमिटेशन के बाद में कितना होने का अनुमान है? 850। तो 850 में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाएगा, है ना? यही तो बात थी। तो यहां पर ये इस एक्ट को लागू करने के लिए जिसमें 33% रिजर्वेशन होगा, उसके लिए इस एक्ट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या कहा गया कि जो नेक्स्ट अपनी जनगणना होगी उस जनगणना के जो डाटा आएंगे उस डाटा के आधार पर क्या तय किया जाएगा? परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग में एमपी की जितनी सीटें तय होंगी उनमें 33% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी? महिलाओं के लिए। यह बात इसमें कही गई। अब एक बात और कही गई, जैसे डीलिमिटेशन के बाद में 33% महिलाओं का आरक्षण तय हो गया, ठीक है? अब उस आरक्षण में 33% महिलाएं अगर आएंगी, सपोज जयपुर की सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। अब इसका मतलब जयपुर में क्या कभी पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? हर बार महिलाएं चुनाव लड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगली जनगणना होगी उसके बाद में यह सीट रोटेट कर दी जाएगी। जयपुर वाली सीट मेल की हो जाएगी और मान लो जोधपुर की सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो इसलिए जो आरक्षण वाली सीट होगी वो हमेशा एक सीट एक बार फिक्स कर दी, इसका मतलब हमेशा के लिए वो महिलाओं के लिए फिक्स होगी, ऐसा नहीं है। उसको क्या किया जाएगा? रोटेट किया जाएगा, समय के साथ में अलग अलग जगहों पे इसको रोटेट किया जाएगा। आई बात समझ में? ये इसकी ओरिजिनल बात थी। अब उसके बाद में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको अभी हाल ही में जो अपने पार्लियामेंट का 3 दिन का सेशन हुआ उसमें क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर अपन बात कर रहे हैं। इसीलिए तो करंट में चर्चा में आए, नहीं तो 2023 में इसको पास कर ही दिया गया था। अभी हुआ क्या कि भारत सरकार ने जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम है उसको लोकसभा जो 2029 में चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो जनसंख्या और उस जनसंख्या के बाद परिसीमन जो आयोग किया जाएगा उसके लिए यह चाहती है भारत सरकार कि 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए और परिसीमन से जो 850 सीटें होंगी उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। ऐसा करने से क्या होगा? 2029 वाले चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल पाएगा। लेकिन दूसरे लोग ये चाहते हैं कि अभी जो सेंसस ताजा हो रही है, जो 2026 में जनगणना शुरू हो गई, उसके डाटा को आने दिया जाए और उस डाटा के बाद परिसीमन आयोग बनाए जाए और उस परिसीमन आयोग में
फिर जो एमपी की सीटें होंगी उसमें 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन सरकार का तर्क है कि अगर 2026 के डाटा पर करेंगे तो 2029 वाले चुनाव में महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पाएगा, उसके आगे वाले चुनाव में चला जाएगा। तो फिर बाकी लोग कह रहे हैं भाई क्या जल्दी है, चले जाने दो, राज्यों की विधानसभाओं में मिलना शुरू हो जाएगा, आगे मिल जाएगा, इतने दिनों में कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी रिसेंट जो अपनी जनगणना है उस आधार पर करने दो। साउथ इंडिया वालों को यहां पर परिसीमन में ही दिक्कत है। वो ये कहते हैं कि भाई परिसीमन जो है उसमें होगा क्या, नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सीटें बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर वो बढ़ेंगी, और साउथ इंडिया में सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेंगी, और तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेंगी तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा हो जाएगा? साउथ इंडिया का कम होगा, नॉर्थ इंडिया का ज्यादा होगा। अब साउथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि जब पहले डिलिमिटेशन आगे इंदिरा गांधी के टाइम पर खिसकाया गया था, उस टाइम पर यह कहा था कि नेक्स्ट परिसीमन तब करेंगे जब जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, और बढ़ना बंद हो जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया गया और उस अभियान को हमने सीरियसली लिया। साउथ इंडिया वालों ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण को सीरियसली किया और जनसंख्या नियंत्रण में आ गई। नॉर्थ इंडिया वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी जनसंख्या बढ़ती रही। अब जनसंख्या हमने सिंसियरली काम करके कंट्रोल में की और नॉर्थ इंडिया ने सिंसियरली काम किया नहीं, तो इसलिए उन्होंने इनसिंसियरली काम किया, उसके बदले उनको तो मिल रहा है डिलिमिटेशन में इनाम, और हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमें मिल रहा है नुकसान। तो ये क्या बात हुई? साउथ इंडिया वाले भी इस बात को कह रहे। तो यहां पर एक एंगल जो है वो महिला शक्ति के साथ में परिसीमन वाले मुद्दे को लेकर के आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हुआ क्या, सरकार ने 2029 वाले चुनाव में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके 33%, उसके लिए बजट सत्र का ही विस्तार, याद रखेंगे इस बात को, कोई अलग से स्पेशल सेशन नहीं था 3 दिन का, जो बजट सेशन था उसी को एक्सटेंड करके 3 दिन का 16, 17, 18 3 अप्रैल की एक संसद का सेशन बुलाया और 3 विधेयक इसमें इंट्रोड्यूस किए। पहले विधेयक का नाम संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026। ये कौन सा है? जो 106 संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना दिया गया, उसमें 2011 वाली जनगणना के डाटा यूज लेकर परिसीमन करके और महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित है। दूसरा, इसी को अगर करना है तो डिलिमिटेशन बिल 2026, जो कौन सी जनगणना के डाटा के आधार पर? 2011 वाले। और तीसरा, दिल्ली एनसीआर के अलावा जो पुदुचेरी जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी महिलाओं को विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए वो एक विधेयक। तो टोटल कितने विधेयक? 3। पहला संविधान संशोधन 131वां विधेयक, जो महिलाओं को 33% आरक्षण जो वो देना इमीडिएट 2029 वाले चुनाव में मिल पाए उसके लिए। दूसरा, परिसीमन का, जो 2011 वाली गणना के आधार पर किया जा सके, और दिल्ली एनसीआर के अलावा जो अन्य यूनियन टेरिटरी है उसकी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। अब जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुए तो ये संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, और 2/3 मेजोरिटी सरकार के पास है नहीं, तो ये बिल पहला गिर गया। टेबल किया इसके पक्ष में, विपक्ष ने वोट किया नहीं तो ये गिर गया। गिरते ही साथ अगले दोनों बिल सरकार ने टेबल ही नहीं किए, अगले दोनों बिल टेबल ही नहीं किए। और विपक्ष क्या आलोचना कर रहा है सरकार की कि भाई इस समय पर चुनाव चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और सत्ताधारी पार्टी जो है वो चुनाव में महिलाओं के वोट बटोरने के लिए विपक्ष को विलेन के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहती है। ये डिस्कोर्स आपने सुना होगा। ये पॉलिटिकल बातें हैं, एकेडमिक्स वाली बातें अपन नहीं करेंगे इसमें। तो ये जो है वो अभी बिल जो है वो वापस से गिर गया, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम चर्चा में था। अब उसके बाद में ये तीनों बिल जो है, ये तीनों विधेयक में अगर डिलिमिटेशन हो जाता तो 543 से बढ़कर 850 हो जाती 2011 की जनगणना के आधार पर, और परिसीमन के बाद में 33% इसमें आरक्षण मिल जाता। अब ये जो है वो जनगणना 2027 का अगर डाटा लेंगे, उसके बाद अगर प्रावधान का लाभ देंगे तो फिर 2029 के बाद मिल पाएगा, क्योंकि ये बिल तो गिर गया। अब जो है वो अगला डिलिमिटेशन जो है वो अगली नई सेंसस, और उसके आधार पर फिर 33% आरक्षण। अब परिसीमन में एक बड़ी समस्या क्या बच गई है? साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया। तो परिसीमन होगा या टाल दिया जाएगा, उसके ऊपर भी एक बड़ी चर्चा होना अभी बाकी है ना। डिलिमिटेशन को लेकर भी एक नई कंट्रोवर्सी बाकी है। अब उसके बाद में, अब ये चूंकि चर्चा में आ गया तो इससे फायदा क्या होगा? अगर ये अपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव क्या पड़ेगा? महिलाओं की राजनीति में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी,
दूसरा जो आपने बताया पॉलिसी मेकिंग के अंदर लैंगिक दृष्टिकोण को, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं के जो एक तरीके से स्पेशल एंगल है उसको सोच नहीं पाती। एक महिला ही महिलाओं की समस्याओं को, उनके मुद्दों को ज्यादा बेहतर एड्रेस कर सकती है, तो व्यू पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वो पॉलिसी मेकिंग में खुद पार्टिसिपेट कर रही है और उनका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर जो महिलाओं वाला वर्ग है उसका इंक्लूजन बढ़ेगा, समावेशी विकास और प्रतिनिधित्व है। और एसडीजी तो अपन फॉलो कर ही रहे हैं। एसडीजी नंबर 5 क्या कहता है? जेंडर इक्वलिटी। तो उसको, तो ये अपने पास फोल्डर पॉइंट हो गए, है ना। महिला, इस बिल से क्या लाभ होगा? तो इतने सारे लाभ होंगे, इतने सारे लाभ होंगे। इसके पास, अपने पास टेम्पलेट तैयार है। उसके बाद में इसकी चुनौतियां क्या है? सबसे पहले तो वही बात जो सरपंच पति वाली अवधारणा है वो एमपी पति और एमएलए पति वाली बात हो जाएगी। प्रॉक्सी के तौर पर उनको कागज लिख के दिया जाएगा और जाके वहां पर पढ़ देना। बाकी डे टू डे लाइफ के सारे काम उनके पति, रिश्तेदार, भाई बंधु वो देखेंगे। दूसरा, सीटों के रोटेशन से हर बार जो है वो एक तरीके से अलग अलग जगहों पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कंसोलिडेशन में दिक्कत आएगी। ये अच्छी भी बात है और खराब भी बात है, दोनों ही इसके पक्ष में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई बात नहीं की है, एससी एसटी के लिए तो कह दिया। अब ओबीसी जो है वो उसकी जटिलताएं अपने आप में अलग है। क्या जटिलताएं? ओबीसी के अंदर सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन आते हैं जिसमें मूलतः आर्टिजन और खेतीहर समुदाय सारे आ गए। अब उस खेतीहर समुदायों में कुछ तो एम्पावर्ड है और कुछ उतने एम्पावर्ड नहीं है। और ओबीसी वर्ग का लाभ, जो एम्पावर्ड सेक्शन है ओबीसी का, ओबीसी में भी तो मजबूत और कमजोर है, तो वो जो ओबीसी वाले मजबूत हैं वो कमजोर वाला सारा हिस्सा समेट के वो फायदा ले लेते। तो आरक्षण विद इन आरक्षण वाली, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वो कोटा विद इन कोटा वाला जो मामला है वो ओबीसी में लगता ही नहीं है। भाई ओबीसी के अंदर जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं वो सारा लाभ ले लेंगी और कमजोर जातियां या जिनकी जनसंख्या कम है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा ही नहीं। इसके बाद में लागू होने पर परिसीमन और जनगणना इन पर निर्भर करता है। इनके ही झगड़े नहीं खत्म होंगे अभी, तो इनका झगड़ा होगा उसके बाद ये लागू होगा, है कि नहीं है? तो ये इसकी चुनौतियां हैं अभी। उसके बाद में इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकली इसको एनालाइज करें तो सिर्फ संख्या बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, रियल पावर ट्रांसफर करना। अब महिलाओं को एमपी चुन लिया, मंत्री बनाना, और मंत्री में भी फिर मंत्रालय, मजबूत मंत्रालय दो, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे वाले, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, दे रखी ऑलरेडी। ये होगी रियल मजबूती। क्वालिटेटिव जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करो, सिर्फ क्वांटिटी से पार नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जो 2-4 प्रभावशाली लीडर होते हैं उन्हीं का ही चलता है सब, बाकी सब लोग तो उनकी हां में हां, यस मैन, उनके हिसाब से। तो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी और सबको पार्टिसिपेशन का जब तक राइट नहीं मिलेगा उसके सुधार के बिना ये उतना कामयाब और प्रभावशाली नहीं होगा। इसके बाद में महिलाओं के अंदर वो लिटरेसी, वो कॉन्फिडेंस, वो कैपेसिटी कि वो एज ए लीडर अच्छा परफॉर्म कर पाए, सोसाइटी को एड्रेस कर पाए, अलग अलग उनके अंदर जो है वो एक तरीके से टेक्निकल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज, वो सब हो, वो सब बाधाएं। क्योंकि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा, चांस नहीं होगा, सीखने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये सब चीजें कैसे सीखेंगी? तो ये भी एक इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अपने को पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन या ऐसे के रूप में इसको लिखना पड़े तो इसकी चुनौतियां और इसका क्रिटिकल एनालिसिस दोनों, है ना, दोनों अपने पास उपलब्ध है। इसके बाद में कि इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो निष्कर्ष तो यही है कि ये ज्यादा समावेशी, न्याय संगत और अपने लोकतंत्र को और ज्यादा समृद्ध करेगा, ऐतिहासिक पहल है। लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता अगर इसमें लागू हो गई तो और ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर पाएगा। कंक्लूजन में पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए अपने हमेशा। उसके बाद में मिसलेनियस डाटा, थोड़े थोड़े डाटा। क्या पहली बार ही महिलाओं को 33% या रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर पहली बार कोशिश की गई है? नहीं, बहुत बार पहले भी कोशिश हो चुकी है। जैसे कि अब एचडी देवगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे, 11वीं लोकसभा 12 सितंबर 1996 को भी जो है वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए बिल इस तरीके की कोशिश की गई। उसके बाद 1998 में 12वीं लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके टाइम पर भी कोशिश की गई। फिर उसके बाद 1999 में वापस से अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके टाइम पर फिर प्रयास किए गए 13वीं लोकसभा में। फिर 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट थी
और यूपीए की गवर्नमेंट में 2010 में यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ और पारित भी हो गया था राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग था। उससे पहले ही वो लोकसभा डिजोल्व हो गई, लोकसभा डिजोल्व हो गई, तो वो बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो गिर गया। अब उसके बाद में अगली वाली जो आती है, ये वर्तमान सरकार 16वीं लोकसभा, इसमें 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कितना 128वां संवैधानिक विधेयक जो था, उसको लोकसभा में पेश किया और 20 सितंबर को पारित कर दिया। 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया और दोनों 162 सदस्यों ने इसमें अपना अपना व्यू पॉइंट चर्चा में भाग लिया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन कर दिए। अब यहां पर आपका ध्यान गया हो, 128वां संवैधानिक विधेयक, लेकिन संशोधन अधिनियम कौन सा? 106वां। ये विधेयक बिल है, लेकिन वो पास, आधे तो पास ही नहीं होते, जो पास होके एक्ट बन जाते हैं वो एक्ट कौन से नंबर का? 106वें नंबर का एक्ट। याद रखना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन ने एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि टॉप वाले एमपी एमएलए वाली जो रिजर्वेशन है उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम 1993 में 73वें और 74वें संशोधन में जो ग्रास रूट लेवल पर तीसरे लेवल की जो अपनी डेमोक्रेसी की संस्थाएं हैं उनके अंदर ऑलरेडी 33% का प्रोविजन हम कर चुके हैं। ये इसके मिसलेनियस डाटा अपने पास नजर में होने चाहिए। अब उसके बाद में आपके जो आप ऐसे लिखोगे या फिर बड़ा क्वेश्चन लिखते हो, उसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा आपके पास होने चाहिए। क्वालिटेटिव डाटा मींस महिलाओं से संबंधित कुछ कॉन्क्रीट डाटा होने चाहिए। जैसे पीआईबी पर ये एक पोस्टर दिखा अपने को, और इस पोस्टर में बहुत महत्वपूर्ण बातें, जैसे सबसे पहली अपनी लोकसभा जो चुनाव हुई थी 1952 में, उसमें कितनी एमपी थी महिलाएं? 22। आज के दिन अपनी 18वीं लोकसभा, उसमें कितनी है? 75। तो इसका मतलब अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन, और आज के दिन कितना हो गया? 14% रिप्रेजेंटेशन है पहले की तुलना में। दूसरा, अपनी जो राज्यसभा में शुरुआती जो वर्ष थे उसमें केवल 15 महिला एमपी थी, आज के दिन कितनी है? 42। 17% इंक्रीज है, 17% रिप्रेजेंटेशन टोटल। महिलाएं जो चुनाव लड़ती थी शुरुआत में 1957 में सिर्फ 3% महिला कैंडिडेट थी, 2024 में 10% महिला कैंडिडेट थी, 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं पहले चुनाव की तुलना में। कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के अंदर हमने क्या पाया? 2023 में 106वां जो वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और महिलाओं के लिए 33% मैंडेटरी कर दिया गया। आने वाले टाइम में यही होगा। इसके अलावा ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लेवल पर देखो, पंचायती राज में तो 14.5 लाख महिलाएं इलेक्टेड हैं, जो वार्ड पंच से लेकर के, सरपंच से लेकर, प्रधान से लेकर के, पार्षद से लेके, जो अपना जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल जो गवर्नमेंट्स है, उसके अंदर कितनी महिलाएं आज के दिन काम कर रही है? 14.5 लाख महिलाएं इलेक्ट है। तो ये महिलाओं के पक्ष के, आपको अगर डाटा लिखोगे आप अपने आंसर में या ऐसे में, तो आपका आंसर एनरिच दिखाई देगा, ज्यादा बेहतर और अच्छा दिखाई देगा। तो ये अपने डाटा भी यहां से उठाए। उसके बाद में कुछ और डाटा अपने लिए, अब तक सबसे ज्यादा महिलाएं कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी लोकसभा में? इससे पहले वाली 17वीं, कितनी महिलाएं थी? इस 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिलाएं कौन से राज्य से आ रही हैं? पश्चिम बंगाल। कितनी है? 11 महिलाएं हैं। उसके बाद एक आईपीयू है 1989 में, 1989 में यूएन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उन लोकतंत्र में काम करने वाले जो उनके पार्लियामेंटेरियन है या उनके जो लोकतंत्र के अंदर चुनने वाले जनता के प्रतिनिधि है, उन्होंने मिलकर एक मंच बनाया जिसका नाम रखा अंतर संसदीय संघ या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। कब बना? 1989 में। ये सारे लोग यूएन की लीडरशिप में मिलते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे एनरिच किया जाए, संस्थाओं के अंदर पावर ट्रांसफर और कैसे ट्रांसफर तरीके जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जा सके, ज्यादा बेहतर समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए, ऐसे दुनिया भर में डेमोक्रेसी और ज्यादा बेहतर कैसे काम करे, उसके लिए काम करने वाली यूनियन है जिसका नाम है आईपीयू। कब बनी? 1989। इसके अंदर रैंकिंग है 185 देशों की, और 185 देशों में से महिलाओं के पार्टिसिपेशन के मामले में हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। कितने नंबर पे हम? इसको और ज्यादा बेहतर करने की 33% वाला जो बिल आते ही साथ और ज्यादा बेहतर होगा, तो ये सवाल ये भी तो अच्छा बनता है। तो कुल मिला के लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे देखें तो महिलाओं के मामले में इंडिया की पॉलिटिक्स में एक और अलग तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। कुछ महिलाएं जैसे अपने राजस्थान में लंबे समय तक वसुंधरा राजे, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता या अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐसी मजबूत पॉलिटिकल लीडर दिखती है जो डिसिजिव पोजीशन पर है,
लेकिन ओवरऑल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन राजनीति में बेहद कम है। तो एक ये भी एक विचित्र है, एक तरफ तो जो महिलाएं एम्पावर्ड है, अच्छा प्रदर्शन, पूरी राजनीतिक स्फीयर उनके चारों तरफ घूमता है, कुछ कुछ ऐसे मजबूत स्तंभ भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अब प्री सीमन वाला तो अपन बाद में करेंगे, पहले एक सवाल सोल्व करके दिखाओ मुझे, पहले तो एमसीक्यू सोल्व करके दिखाओ और फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव सवाल लिख के दिखाओ जल्दी से। ये सवाल देखो, दिखा। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन गलत है इनमें? दूसरा क्यों गलत है? 50% की बात नहीं है, कितने की है? 33% की बात है, बाकी सब सही है। पक्का? ये इंग्लिश में है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। टेन मार्कर सवाल है आपके लिए, जल्दी से लिखो अगले 10 मिनट में। बीच बीच में हिंट के लिए थोड़ी सी स्लाइड में चेंज कर दूंगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश में भी कर रहा हूं, अभी चेंज कर रहा हूं स्लाइड, क्योंकि घर पे जाके इसकी तरफ कोई भी नहीं देखने वाला है।